देखिए आपका सीआरपीसी 299 चल रहा था और 299 तो देखिए कोरिलेट हो गया था ना सब, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे 299 से बनता है। देखिए मॉडल फिर बताया जाए। किस धारा के तहत साक्ष्य लेते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो अगर एक धारा चुनना हो तो पहले तो चार, बैठिए भाई, चार धाराओं का ग्रुप बना लीजिएगा। कौन कौन सी धारा में अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में आवश्यक नहीं है बताया गया था, और वह सेक्शन आपका, बैठिए भाई, बैठिए भाई, एक चौरा ना करिए आप, ठीक है। हाँ, आराम से, एकदम आराम से, सुस्ती में ना रहिए, समय स्पीड में रह जाता है। देखिए आपका, हाँ, बहुत लोग पंचौरा, दो चौरा, एक चौरा, यानी कि आपका बता दिया जाए भाई, तभी शुरू किया जाए। देख रहा हूँ मायूस हो गए हैं पीछे वाले। आइए आइए भाई जल्दी, समय ज़्यादा अब है नहीं, बहुत प्रेशर है हम पर भी कोर्स पूरा करने का। देखिए आपका ये 299 से क्वेश्चन बनता है सीआरपीसी में आपका ज़्यादातर। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, 273 से कंसेप्ट बनाना है, लिखवा दिया गया। फिर एक बार दोहरा दूं क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस रहता है। सेक्शन 273 ये बताता है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, आरडी अल्ट्रम पर्टम बताया भी गया था जूरिस्प्रूडेंस में, कि दूसरे पक्षकार को सुनो, अर्थात अभियुक्त को भी सुनवाई का मौका दिया जाए और अभियुक्त के पीठ पीछे कोई साक्ष्य न लिया जाए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य लिया जाएगा वह तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हो। और उपस्थित के लिए क्या किया जाएगा? तो समन जारी किया जाएगा कि हाजिर हो। समन के बाद आपका एक विकल्प है गिरफ्तारी का वारंट, और तीसरा विकल्प है उद्घोषणा और कुर्की। इसके बाद कोई कानून में विकल्प नहीं। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ ऐसे अपवादिक दशाएं हैं जहां की साक्ष्य लेते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, और वही क्वेश्चन बनता है कि कब साक्ष्य किस धारा के तहत अभियुक्त की उपस्थिति साक्ष्य लेते समय आवश्यक नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे तो चार सेक्शन याद करके जाइएगा, या तो एक इसमें से बनेगा या ग्रुप वाइज बनेगा। चार सेक्शन कौन कौन है तो भाई फिर बता दिया जाए, 115, 205, 317 और 299, चार याद करके जाइए। यहाँ आपका तीनों को चारों धाराओं का आपका एक एक लाइन में बता रहा हूँ चारों में क्या है। इसमें 115 में आपका है कि अगर प्रत्याभूत की मांग के लिए जांच की जाती है तो न्यायालय चाहें तो ऐसे व्यक्ति को पर्सनल अपीयरेंस से या व्यक्तिगत हाजिरी से क्या कर सकता है, छूट दे सकता है कि न आओ और अपने अधिवक्ता को क्या करो, भेज दो। 205 में भी है कि न्यायालय पर्सनल अपीयरेंस से क्या दे सकता है, छूट। 317 और 299 ज़्यादा पूछी जाती है। 317 में ये है कि जब अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता है, यानी कि बार बार, एक बार नहीं, कितनी बार बार मतलब कि एक से कई बार, अधिक बार विघ्न डालता है, तो न्यायालय अभियुक्त को कहेगा कि तुम न आओ और तुम्हारी अनुपस्थिति में हम क्या ले लेंगे, साक्ष्य। और सबसे महत्वपूर्ण आपका इधर जो बिहार इंटरव्यू में भी पूछा गया था वह 299 है, इंटरव्यू में भी आ चुका है, कि जब अभियुक्त फरार हो गया हो और तत्काल गिरफ्तार होने की संभावना न हो तो क्या किया जाए, मामला रोका जाए कि उसके विरुद्ध भाई साक्ष्य लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। तो कानून कहता है कि मामला रोका न जाए, उसके विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में
एविडेंस लिया जाए और कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार ये समाप्त हो गया अध्याय। अब 300 से लेकर 327 ये कल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपका 328 से आज शुरू करिए भाई। 328 से निकाल लीजिए। इधर के प्री के लिए 40-50 धाराएं प्री के लिए हैं और इधर 2-2, 3-3 लाइन केवल देखना है, क्योंकि 300 से लेकर 327 में समय लगेगा। तो जिस चैप्टर में समय लगे वह लास्ट में चला जाएगा। 1-2 चैप्टर CRPC 484 के बाद अभी आपका 125 से 128 छूटा है और एक चैप्टर ये छोड़ा जा रहा है, तो सतर्क रहिएगा भाई। देखिए 300 आपका 28 से लेकर 339, यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी बना नहीं है आज तक के इतिहास में, ये भी बता दिया जाए। माने आज तक के इतिहास में कभी भी एक भी प्री में आपका क्वेश्चन नहीं बना है। तो भाई अनंत संभावनाओं को लेकर हम भी नहीं पढ़ा सकते, लेकिन ये बिहार है, प्री में तो कभी नहीं बनाया, एक बार मेंस में बना दिया कि पागलों का विचारण या अनसाउंड माइंड पर्सन का ट्रायल या चित्त विकृत व्यक्तियों का विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। यानी कि अगर अभियुक्त पागल हैं तो आपका उसके लिए अलग नियम है, और पागल है कुछ समझ नहीं पा रहा है तो बताइए विचारण रोका जाएगा कि होगा? रोका जाएगा। और किसके पास भेजा जाएगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि बताइए ये पागल हैं कि नहीं, समझदार हैं कि नहीं। अगर डॉक्टर कहते हैं कि पागल नहीं है तो विचारण आगे, अगर डॉक्टर कह दिए पागल हैं तो विचारण क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। और कहाँ भेजा जाएगा? तो सतर्क रहना है, कहाँ भेजा जाएगा? या तो पागल खाने या आपका गार्जियन को दिया जाएगा कि भाई आप देख रेख करिए, लेकिन शर्त लगाकर कि किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। ये नहीं कैसे दे दिया जाएगा, गार्जियन को भी दिया जा सकता है कि देख रेख करिए और दूसरे को ये पागल नुकसान न पहुंचाए, अपने को भी न पहुंचाए, क्योंकि पागल हैं क्या भरोसा। वैसे पागल जल्दी अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इतना उनको अनुभव माने इतना ज्ञान रहता है, लेकिन दूसरे को क्या करेंगे? पहुंचा ही देंगे। तो ये चैप्टर आपका 328 से लेकर 339 छोड़ देंगे। बस ये जानेंगे कि चित्त विकृत व्यक्तियों का विचारण का यहाँ क्या किया गया है, प्रावधान। इसके बाद 340 से आ जाए भाई। अध्याय 25 हो गया, तो अध्याय आपका 26 आइए। अध्याय 26 से एक क्वेश्चन बनता है और 7-8 धाराएं इधर प्री के लिए याद रखेंगे, पूरी धारा न पढ़िए। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है आपका वह डायरेक्ट देखिए, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में नियम दिया गया है। न्याय जो लिखवाना होगा मैं एक लाइन लिखवा दिया करेंगे जहाँ से आता है, पहले भूमिका एक लाइन समझ लीजिए। यानी कि अगर किसी ने न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दिया या मिथ्या साक्ष्य पेश किया या आपका न्यायालय की अवमानना किया है, यानी कि ये आपका न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध है। मिथ्या साक्ष्य देना, फॉल्स एविडेंस, न्यायालय का कंटेम्प्ट या अवमानना करना। तो ऐसी दशा में अध्याय 26 के में प्रावधान है और न्यायालय स्वयं परिवाद करेगा, मिथ्या साक्ष्य दिए हैं, और स्वयं कार्रवाई करेगा। तो कौन परिवाद करेगा? न्यायालय स्वयं करेगा, याद रखिए। बैठिए भाई, देखिए इधर आकर बैठिए, आगे आकर बैठिए ना हो तो या पीछे, ताकि भाई लंबे लोग भाई थोड़ा पीछे बैठा करें ताकि आगे वालों को दिखाई दे। हाँ एक भाई आपका ये भी है, थोड़ा सिर नीचे करके बैठिएगा ताकि पीछे वालों को दिखाई दे भाई। ये भी एक समस्या है ना। देखिए भाई आगे तो 340 छोड़ दीजिए, 341 में अपील है, 342, 343,
आपका 344 से क्वेश्चन बनता है। लिखिए उसको एक एक लाइन लिखिए प्री के लिए, इधर प्री का भंडार है सब, यानी कि इधर से 484 तक प्री में आजकल यूपीजे और हर एक जगह ज़्यादा पूछा जा रहा है। मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। देखिए आपका सतर्क रहना है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में फॉल्स एविडेंस दिया है तो न्यायालय चाहे तो उसके लिए समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपना सकता है। तो अभी कल ही परसों बताया गया था, बताइए समरी ट्रायल आपका किस चैप्टर में है? सीआरपीसी के 21 में, और सेक्शन बताया गया था 260 से लेकर कहाँ तक? 265। अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है? 3 माह। बताते रहिए। बताया गया कौन कर सकता है सामान्यतः? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। फिर आपका आया कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग किसके द्वारा प्राधिकृत करने पर कर सकते हैं? हाई कोर्ट। सीजीएम ना मार दीजिएगा। किसके द्वारा? हाई कोर्ट द्वारा। किन अपराधों का होगा? समन मामलों का होगा कि वारंट की? दोनों। तो दोनों। भाई कुछ समन मामले कुछ क्या हैं? प्रक्रिया उत्तराखंड ने पूछा कि सामान्यतः कौन अपनाई जाएगी? जो समन मामलों में अपनाई जाती। और दंड अधिकतम कितना? 3 माह से अधिक नहीं। अब सतर्क ये रहना है कि भाई मिथ्या साक्ष्य कोई दिया है तो न्यायालय चाहे तो ये प्रक्रिया अपना सकता है, लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया अपनाएगा उस न्यायालय पर प्रतिबंध भी लग जाएगा कि अधिकतम कितना से अधिक सजा नहीं दे सकता? 3 माह। तो अगर उसे लगता है कि 3 माह से अधिक सजा देना चाहिए तो तुरंत प्रक्रिया निर्णय के पहले क्या कर दे? चेंज कर दे। और रेगुलर प्रक्रिया में अब कोई बाध्यता नहीं है। तो फिर एक बार बताइए, पूछ सकता है नया क्वेश्चन कि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को चेंज किया जाता है। तो हमने कल लिखवाया था, परसों भी, 260 के किस क्लास के तहत? 2। भाई याद रखे 260 का कौन सा क्लास बताया था? 2। यही सब अब रट कर जाइए बिहार देने, क्योंकि समय कम है और दिमाग ज़्यादा चलाना है भाई कंपटीशन के लिए, यानी कि दिमाग एकदम तेजी समय चलाना चाहिए कई क्वेश्चनों पर। अगला ये 344 के बाद आपका 345, 346 भी नहीं पढ़ा जाता, आपका 348 पढ़ा जाता है। माफ़ी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। तो अगर न्यायालय ने अवमानना में दंडित किया है और अभियुक्त न्यायालय से बिना शर्त माफ़ी मांग लेता है तो न्यायालय छोड़ देगा कि ज़बरदस्ती सजा देगा? छोड़ देगा। अब आइए राहुल गांधी जी का ही उदाहरण ले लिया जाए। राहुल गांधी जी ने कहा था मैंने ये कहा था चुनाव में कि चौकीदार चोर हैं, और ये हम नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। यही तो कहते राहुल गांधी जी कि चौकीदार क्या है? चोर। तो भाजपा वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट, कहे कि हजूर ये तो आपकी अवमानना किया है, आपको कह रहा है कि आपने कहा कि चौकीदार चोर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कंटेम्प्ट में क्या जारी किया? नोटिस, और कहा कि हमने कहाँ कहा कि चौकीदार चोर है, आप राजनीति करेंगे कि हमें लपेटेंगे? तो जाकर बिना शर्त आपका राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगी। क्या माफ़ी मांगते हैं? क्या हो गया गलती? हमें अवमानना के लिए सजा न दी जाए। तो अगर अवमानना के लिए सजा दे दी गई और अभियुक्त जाकर बिना शर्त के क्या मांग लेता है? माफ़ी, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। तो कौन सी धारा है? 348। बस एक लाइन याद रखना है। इसके बाद आपका 349 ज़्यादा पूछा जाता है। उत्तर देने या दस्तावेज, हेडिंग डाल लीजिए भैया, पूछा गया यूपीएपीओ में।
इधर कुछ न पढ़िए, 344 एक धारा और दूसरी धारा कौन सा 349। लिखिए, उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले, भाई शॉर्टकट में लिखते रहिए, सही रहेगा, यहीं पढ़ कर जाइए भले बेहद के साथ जो अब लिखवाया जा रहा है। उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी, व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। चलिए नियम देखिए, न्यायालय ने किसी व्यक्ति से ये कहा, प्रश्न पूछा और वह व्यक्ति या गवाह प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहा है, या अगला नियम ये आया कि न्यायालय ने किसी व्यक्ति से ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट पेश करो, ये दस्तावेज पेश करो, और वह व्यक्ति वह दस्तावेज पेश नहीं किया, तो सीआरपीसी की धारा के तहत ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। यही पूछा गया था कि धारा के तहत 349 पहला नियम। दूसरा नियम ये देखना है कि अधिकतम कितना दंड मिल सकता है, 7 दिन। वहीं लिखिए, पूछा गया यूपीएपीओ में, एक लाइन बस लिख लीजिए 349 में, तो अधिकतम 7 दिन का कारावास, यहीं रट कर जाइएगा, ये नहीं कि अब पूरा बैरक न पढ़िए। अधिकतम कितने दिन का, 7 दिन तक का कारावास, ये याद रखना है। 7 दिन लिख कर जाइएगा, रट कर जाइएगा, 777। इसके बाद आपका 350 भी पूछा गया यूपीएपीओ में। लिखिए 350, समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर, हेडिंग डालिए भाई, समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। समन के पालन में गवाह को साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। बस ये है कि समरी ट्रायल अपनाया जाएगा, यानी कि कहाँ से कहाँ तक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हाजिर नहीं हुआ तो 260 से लेकर कहाँ तक की 65, रटे रहिए। और ऐसे गवाह को सजा दी जाएगी, तो बस वहीं सजा पूछा जाता है कि हाजिर नहीं हुआ तो अधिकतम कितनी सजा, वहीं सजा याद रखना है। तो आपका सजा दी जाएगी कितनी, तो 100 रुपया अधिकतम जुर्माना। लिख लीजिए, तो अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना। 100 लिखिए, बस एक लाइन, फिर एक बार कवर करिए भाई, क्वेश्चन गलत ज़्यादा होता है। अगर उत्तर नहीं देता है 349 में तो कितना कारावास, रटिए 7 साल। और गवाह हाजिर नहीं हुआ तो समरी ट्रायल किया जा सकता है, यानी कि 260 से लेकर 265। और अधिकतम सजा कितनी, अब इसमें देखिए क्या देगा, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 6 माह का कारावास। तो अधिकतम कितनी सजा, 100 रुपये तक का कारावास। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि इधर समाप्त हो गया। ये 2 धाराएं पढ़नी नहीं है, इसके बाद आपका जजमेंट आ जाइए। अध्याय 27, यहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे बनता है। 2 क्वेश्चन इधर से बनेंगे, मैं बता दूं, बिहार एपीओ में कम से कम 1, अधिकतम 2 इस चैप्टर से। यूपीएपीओ तो 3-3 क्वेश्चन बना चुका है, लेकिन बिहार आपका कम से कम 2 चांस हैं इस चैप्टर से। लिखिए अध्याय आपका 27, निर्णय या जजमेंट। सेक्शन वाइज लिखिए, पहले तो सेक्शन 253 से लेकर 200 आपका 65, नहीं 300 भाई 353 से लेकर 365। इधर थोड़ा समय लगता है पढ़ाने में। देखिए मेन चीज़ पढ़ा रहा हूँ जहाँ कि आपका क्वेश्चन आ जाए। भाई पूरा बेरहक तो पढ़ाना बाँचना संभव नहीं है। अब 300, इसको आपका निर्णय
आपका सीपीसी में बताया गया कि निर्णय कहाँ परिभाषित है। 29 में सिविल मामलों में निर्णय कब दिया जाता है। सीपीसी में एक लाइन बता दिया जाए, सुनवाई के पूर्व की सुनवाई समाप्त होने के बाद निर्णय दिया जाएगा और निर्णय से जो निष्कर्ष निकलेगा या तो वह डिक्री कहलाएगा या क्या कहलाएगा, आदेश। यही तो बताया गया। तो डिक्री की परिभाषा किसमें, सीपीसी में 22 और आदेश की परिभाषा 240। अब आपराधिक मामलों में थोड़ा समझ लिया जाए। निर्णय आपराधिक मामलों में भी सुनवाई के बाद ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका निर्णय आएगा, निर्णय में दो बातें निकलेंगी फैसले में, या तो दोष सिद्धि यानी कि कन्विक्शन, या यानी कि दोष सिद्धि यानी कि कन्विक्शन यानी कि अपराध साबित हो गया, या दोष मुक्ति यानी कि एक्विटल अर्थात बाइज्जत बरी। तो निर्णय में क्या आएगा, या तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। अब निर्णय कैसे सुनाया जाएगा, कैसे नहीं सुनाया जाएगा। मृत्युदंड का निर्णय है तो क्या होगा, निर्णय की कॉपी किसको भेजी जाएगी, तमाम बातें यही आपको जानना है। एक छोटी छोटी बातें। तो आइए 353 से शुरू किया जाए। यूपीजे में मेंस में भी एपीओ में बना है, इसमें शक नहीं है। निर्णय कहाँ दिया गया है सीआरपीसी में, तो 353 लिखिए भाई, शॉर्टकट में लिखते रहिए। धारा 353 क्वेश्चन आपका 2 धारा तो अच्छे से तैयार रखिए। 353 निर्णय कहाँ दिया गया है, पहला क्वेश्चन यही यूपीएपीओजे बना दिया, किस धारा में, सेक्शन वाइज बना 353। देखिए बैरक की भाषा, आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में। आरंभिक अधिकारिता का मतलब ये हुआ कि जिस न्यायालय ने सबसे पहले मामले की सुनवाई की थी। आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब क्या, जिस न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ सबसे पहले आपका कार्यवाही शुरू की गई थी, वह आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाला न्यायालय कहलाएगा। जैसे सत्र न्यायालय में शुरू हुई तो सत्र न्यायालय, सीजीएम के यहाँ शुरू हुई तो कौन, सीजीएम। तमाम है, उतना नहीं बताना है। आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाला प्रत्येक विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण के खत्म होने के पश्चात तुरंत या बाद में किसी समय जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी सुनाया जाएगा। तो बताइए निर्णय कब सुनाया जाएगा, सुनवाई के बाद की सुनवाई के पूर्व। हाँ, तुरंत सुनाया जाएगा, पहला नियम है, सुनवाई के बाद तुरंत सुना दीजिए। तुरंत नहीं सुनाते हैं तो कब सुना सकते हैं, बाद में, लेकिन बाद में समय नहीं है। यही आपका सीआरपीसी में कमी है। सीपीसी में समय हमने बताया कि सुनवाई के कितने दिन के अंदर, 30 दिन, 30 दिन में नहीं तो 60 दिन, और कमर्शियल कोर्ट 90 दिन। लेकिन आपराधिक मामलों में अगर निर्णय तुरंत नहीं सुनाया जाता तो भाई कितने दिन में सुनाइए, सुनवाई पूरी होने के, ये कहीं कोई लिखा नहीं गया है। एक कमी है, यहाँ बाउंडेशन नहीं है। इस मामले का लाभ कभी काल अभियुक्त उठा लेता है। देखिए कैसे, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। देखिए मुलायम जी के खिलाफ आपका कह सकते हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच हो कि न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के एक जज सुनवाई पूरी कर लिए, लेकिन 3 साल तक फैसला ही नहीं सुनाए। अब कौन बोले कि आप क्यों नहीं सुना रहे हैं, और रिटायर हो गए। तो अंत में दूसरा जज आया तो फैसला सुनाया कि इनके खिलाफ कोई जांच आय से अधिक संपत्ति में नहीं होगी, और सीबीआई ने बंद कर दिया जांच। नहीं तो आपका अमर सिंह बचा रहे थे इतने दिनों तक, हो सकता है जेल भी जाना पड़ता। तो आपका अंततोगत्वा जेल जाना सही नहीं रहता, यानी कि जिंदगी भर राजनीति किए और आपका कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री थे
और उसके बाद जेल चले जाएं तो ये अच्छा नहीं लगता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको माने आपका कह सकते हैं जांच पर क्या लगा दी, रोक। तो 3 साल तक फैसला ही नहीं सुनाया। अगर यही समय निर्धारित रहता तो फैसला सुनाना ही होता, तो अलग बात है, वो तो व्यवहार। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा कि बंद न्यायालय में? तो तुरंत फिर एक बार याद करिए, खुला न्यायालय सीआरपीसी की धारा में 327, सीपीसी में 153 भी, और सुप्रीम कोर्ट खुला होगा अनुच्छेद 145 का कौन सा क्लास? 4। देखिए तो निर्णय कब सुनाया जाएगा? तुरंत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट भाई अब निर्णय कैसे सुनाया जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन बना है, उसको लिख लीजिए भाई। निर्णय कैसे सुनाया जाएगा? तो उपयुक्त सभी मार्कर आइएगा, 3 पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं। संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा, ये भी सही है। पूरा निर्णय पढ़ दिया जाए, और क्या, मैंने पूरा निर्णय दे दिया जाए, डिलीवर कर दिया जाए। तो लिख लीजिए 3 पॉइंट। तो कैसे निर्णय सुनाया जाएगा? तो संपूर्ण निर्णय देकर, दूसरा संपूर्ण निर्णय पढ़कर, ये भी पूछा जाता है, अंडरलाइन करिए। संपूर्ण निर्णय क्या करके? पढ़कर। और तीसरा निर्णय का प्रवर्तनीय भाग पढ़कर, निर्णय का प्रवर्तनीय भाग पढ़कर और उसका सार समझाकर। उपर्युक्त सभी मारिए। फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन आ चुका है, निर्णय कैसे सुनाया जाएगा? तो निर्णय देकर सुनाया जाएगा, निर्णय दूसरा पढ़कर, और तीसरा पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रवर्तनीय भाग पढ़ दिया जाए और अभियुक्त को क्या कर दिया जाए? सुना दिया जाए, मैंने समझा दिया जाए। तो एक उदाहरण देखिए, आपका पूरा निर्णय जल्दी पढ़ा नहीं जाता अपना 3 मिनट में निर्णय देकर क्या होते हैं जज साहब, निकल जाते हैं। तो एक निर्णय लालू यादव जी के खिलाफ दे दिया जाए। तो लालू यादव जी के खिलाफ जब चारे घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने निर्णय देने लगी, तो पहले सीबीआई कोर्ट ने कहा कि इन लोगों पर ये धाराओं का आरोप था, इनको दोष मुक्त किया जाता है, इनको दोष मुक्त किया जाता है। और लालू यादव जी इंतजार कर रहे थे कि हमारा भी नाम आ जाएगा, लेकिन दोष मुक्ति की लिस्ट आई तो इनका नाम क्या था? गायब। अब इनका बीपी बढ़ गया, आपका 17 रोगों के मरीज हैं, बीपी बढ़ गया, और अंत में लालू यादव जी पर इन धाराओं का आरोप था, और इन धाराओं के तहत अपराध इनका साबित हो गया। अतः न्यायालय यह निर्णय सुनाता है कि इन धाराओं के तहत इन्हें दोष सिद्ध किया जाता है। तो उसके बाद बताया गया था कि फैसला तो आ गया इतना, तो ये पढ़कर प्रवर्तनीय भाग क्या कर दिया गया? सुना दिया गया। इसके बाद दंड के प्रश्न पर बहस होती है, आपका समय दिया जाता है थोड़ा, 2 दिन 4 दिन, और लालू यादव तुरंत जेल भेजा जाता है। अभियुक्त दोष सिद्ध हो गया तो तुरंत वहीं से न्यायालय से ही कहाँ जाएगा? घर नहीं, जेल। और पूरा लालू यादव जी के समर्थक फूल माला मिठाई लेकर गेट पर खड़े हैं कि हमारे नेता बड़े आएंगे और हम क्या करेंगे इनका माला से स्वागत। तो सारा माला धरी की धरी रह गई और तुरंत वहां से कोर्ट भेजा जाता है जेल, अब घर नहीं। यानी कि पहले से तैयारी करके जाइए, जिसे राम रहीम गया था तैयारी करके लाव लश्कर, तो वहीं से घर नहीं गए आश्रम, तुरंत कहाँ भेजा जाता है? जेल। दंड के प्रश्न पर उसके बाद सुना जाता है। तो फिर क्वेश्चन आइए, बताया गया था भाई किन विचारणों में दंड के प्रश्न पर सुनना आवश्यक है? तो 2 याद रखिए, बताया गया था, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण और मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। और किसमें दंड के प्रश्न पर सुनना आवश्यक नहीं है? तो समन मामलों के विचारण और संक्षिप्त। ये यूपीजे और हर एक जगह क्वेश्चन आ चुका है, किसमें आवश्यक किसमें नहीं। तब दंड के प्रश्न पर सुनवाई होती है, अभियुक्त ये कहता है कि हमें कम से कम दंड दिया जाए, और अभियोजन ये कहेंगे कि इन्हें क्या दिया जाए? अधिक। तो लालू यादव जी ने कहा था कि हमारी क्रिकेट टीम है, यानी कि 11 बच्चे हैं, इनकी परवरिश कौन करेगा? अनाथ हो जाएंगे बेचारे, और देख ही रहे अनाथ हो गए,
एक बांसुरी बजाने लगे, यानी कि कृष्ण भगवान के भक्त कवि शंकर के, तो और एक भाई थोड़ा अच्छे निकले तो आपका उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार आपका कुछ वोटों से क्या हुए, कुछ सीटों से, भाई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 5-6 सीट का असर पड़ा, वो अलग बात है, लेकिन बन ही जाते और लालू जी रहते बाहर तो निश्चित रूप से अपने बेटे को क्या करते, बनवा देते मुख्यमंत्री। इसमें कोई शक नहीं था। तो अलग बात है कि जेल से खेल कर रहे थे और खेल पक्का नहीं निकला, माने खेल में क्या हुए, हार गए। तो इसका मतलब कि दंड के प्रश्न पर सुना जाता है। तो याद रखिए निर्णय कैसे दिया जाएगा, अब तो याद हो गया ना, तो उपयुक्त सभी मार्क कराइएगा। अगला ये इस पर क्वेश्चन बनता है, देखिए आपका, यदि न्यायाधीश ने अपने हाथों से निर्णय लिखा है तो निर्णय के लास्ट पेज पर साइन होगा उसका, लेकिन अगर क्लर्क ने लिखा है तो निर्णय के प्रत्येक पेज पर न्यायाधीश को क्या करना पड़ेगा, साइन। ये भी पूछा जाता है कि कब प्रत्येक पृष्ठ पर साइन, जब किसने टाइप करके लिखा हो, और जब खुद अपने हाथ से लिखे हैं तो प्रत्येक पेज पर नहीं। ये लिखिए ना, समझिए कुछ भाई, कुछ दिमाग में बैठाइए। अगला क्वेश्चन बना भाई, अगर निर्णय सुनाते समय अभियुक्त या अभियुक्त का अधिवक्ता हाजिर नहीं है तो उसका क्या प्रभाव होगा। ये क्वेश्चन यूपी का है। तो ये अनियमितता तो हुई, लेकिन ये अनियमितता निर्णय को दूषित नहीं करेगी, यानी कि कार्यवाही वैध होगी और निर्णय भी क्या माना जाएगा, सही। इसको लिखिए कम से कम, यदि निर्णय सुनाते समय अभियुक्त या उसका अधिवक्ता उपस्थित न हो, अच्छे से इसको याद रखिएगा, यूपीजे में आ चुका है। यदि निर्णय सुनाते समय अभियुक्त या उसका अधिवक्ता न हो तो यह अनियमितता निर्णय को दूषित नहीं करेगी। तो यह अनियमितता निर्णय को दूषित नहीं करेगी। अब आइए 354 से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। 354 सेक्शन लिखिए भाई 354। देखिए क्वेश्चन का मॉडल और एक दो तीन केस भी यहाँ याद करना पड़ेगा। धारा 354 निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु, यानी कि जब निर्णय दिया जाएगा तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी और अंतर वस्तु माने कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब कि निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा। इसका मतलब खाली पेज तो होगा नहीं, उसके अंदर कुछ लिखा जाएगा। तो याद रखिए निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु कहाँ दी गई है। इसी बार 2018 में यूपीजे में आया था, सेक्शन पूछा गया था कि निर्णय की अंतर वस्तु और भाषा कहाँ दी गई है। तो सेक्शन रट कर जाइए, कौन सा सेक्शन, 354। निर्णय किस भाषा में दिया जाएगा, आपका न्यायालय की भाषा में। न्यायालय की भाषा किस धारा में, तो 272 लिखिए। यहाँ क्लास वाइज लिखिएगा, आपका क्लास वाइज भाई बताया जा रहा है। 1 में लिखिए क्लास 1, क्लास वाइज पूछा जाता है। 354 का क्लास 1 लिखिएगा, क्लास वाइज चलना है यहाँ, ऐसे नहीं। 354 का क्लास 1 कहता है कि निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। मुख्य चीजें पढ़ना है, 2-3 केस भी यहाँ रट कर जाना है। निर्णय कैसे दिया जाएगा, न्यायालय की भाषा में दिया जाएगा। यही आपका कोरिलेट कर लीजिए, न्यायालय की भाषा धारा 272 में दी गई है। कल ही अभी बताया गया था 272, नहीं कल नहीं, हाँ कल ही। बताइए आप लोग, न्यायालय की भाषा कौन निर्धारित करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, राज्य सरकार। हाँ
कौन सी धारा? 272, रट कर जाइए। तो निर्णय किस भाषा में? न्यायालय की कौन सी धारा? 354। भाई ये कहाँ कहा गया कि न्यायालय की भाषा में दिया जाएगा फैसला? 354। अब देखिए 354 से भाई एक दो क्वेश्चन और यूपीजे में बना था, उसको कोरिलेट कर लीजिए। अंतर्वस्तु पर बना था और वह बनता है कि आरोप की अंतर्वस्तु की धारा में, अलग से लिखिएगा, किसी खंड में नहीं है, कोरिलेट किया जा रहा है, अलग से इसको लिखिए कहीं। आरोप की अंतर्वस्तु की धारा में दी गई है तो 211 211 और आपका प्रत्याभूत में बताया गया था एक और बंद पत्र की अंतर्वस्तु, तो बंद पत्र की अंतर्वस्तु धारा 120। एक एक लाइन याद करना है, फिर एक बार तीनों याद करिए, कवर करिए। निर्णय की अंतर्वस्तु कहाँ? 354। आपका आरोप की अंतर्वस्तु 211 और आपका बंद पत्र की अंतर्वस्तु 120। दो क्वेश्चन पिछली बार यूपीजे में आया है, 211 भी आया था, 354 भी आया था। तो इसको सतर्क रहना 2018 में, ये नहीं कि दूर नहीं अभी गया, ज़्यादा फिर यूपीजे आ ही जाएगी। तो भाई सतर्क रहिए, रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो, ये भी सतर्क रहना। आइए इसके बाद आपका कह सकते हैं कि आपका जो पढ़ा जाता है इसमें आपका ये तीसरा खंड पढ़िए। तीसरा खंड देखिए भाई, आपका मृत्यु दंड के मामले में विशेष कारण और अन्य का दंड के मामले में कारण लिखा जाएगा। तीसरा खंड दे लिखिए, मृत्यु दंड के मामले में कौन सा कारण? विशेष कारण लिखवा गया था नेचुरल जस्टिस में भी। तो बताइए ये प्राकृतिक न्याय के किस सिद्धांत को मान्यता देता है कि स्पेशल रीजन लिखा जाएगा डेथ सेंटेंस में? तो तीसरा कौन है? तीसरा अभी बताया गया था, रीजन डिसीजन, यानी कि निर्णय का क्या लिखिए? कारण। तो कब विशेष कारण लिखा जाएगा? मृत्युदंड में कि कारावास में? मृत्युदंड। और कारावास की सजा दी जाती है तो केवल क्या लिखा जाएगा? कारण, स्पेशल कारण नहीं। लिख लिए ना? लिख लीजिए, मृत्युदंड के मामले में विशेष कारण और अन्य कारावास के मामले में कारण लिखा जाएगा। आइए खंड 4 काफी महत्वपूर्ण है, यूपीएपीओ 2 बार बना चुका है और 5 तो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि 2 क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बता दूं। खंड 4 और 5 किसी भी हाल में गलत ना हो। आइए पहले प्राकृतिक न्याय का फिर सिद्धांत देखिए भाई, इसको अच्छे से लिखवाते हैं ताकि मॉडल आए तो उसी मॉडल पर सेट हो जाए। प्राकृतिक न्याय का हमने अभी आज ही तीसरा सिद्धांत बताया कि रीजन डिसीजन, जब भी न्यायालय फैसला दे उस फैसले का बेस बताए, रीजन बताए, कारण बताए। लेकिन आपका सीपीसी में भी हमने बताया कि लघुवाद न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जहां निर्णय का कारण देना आवश्यक नहीं। तो वहीं अब सीआरपीसी में जोड़ लीजिए, सामान्यतः नियम ये है 3 में खंड कि मृत्युदंड दिया जाता हो तो स्पेशल रीजन लिखिए और कारावास में रीजन लिखिए। लेकिन क्लाज 4 इसका अपवाद है, जहां की 2 कंडीशन में निर्णय का कारण देने की आवश्यकता नहीं। तो बताया गया था ना जो आपका जूरिस्प्रूडेंस में, पहला क्या है? जब न्यायालय के उठने तक के लिए दंड दिया गया हो, और दूसरा जब कैसा ट्रायल किया गया हो संक्षिप्त और दंड 3 माह या उससे क्या दिया गया हो कम। तो क्योंकि समरी ट्रायल में मैं लगातार रटवा रहा हूं कि अधिकतम सजा कितनी? 3 माह। उसको लिखिए, निम्नलिखित खंड 4 में लिखिए, वो बना लीजिए मॉडल। निम्नलिखित 2 दशाओं में निर्णय का कारण लिखना आवश्यक नहीं होता। भाई पूरा वाक्य बनाइए खंड 4 में ताकि मॉडल भी बन जाए, आपका बेयरक भी हो जाए। निम्नलिखित 2 दशाओं में, देखिए वो बेयरक में थोड़ा घुमावदार लिखा है, मैं बता दूं आपको। बेयरक
घुमाओ, फिर एक बार बता दिया जब इसको। बेयर एक्ट में आपका काफी उलझाऊ बातें लिखी गई, इसमें कोई शक नहीं है। आप खुद पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि आप तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है, तो अभी न समझिए, क्योंकि समय कम है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक करिए, जो आता है वो बाद में पढ़ाया जाएगा यूपीजे के लिए डिटेल में, तब समझिएगा। अभी समझ में आए या न आए, अभी कुछ बातें क्या मारनी है रट्टा 7 फरवरी के लिए, तो बेयर एक्ट में उल्टा लिखा गया, हम उसको सीधा लिखवा रहे हैं। लिखिए, निम्नलिखित 2 दशाओं में निर्णय का कारण देने की आवश्यकता नहीं है। लिख लिए ये हेडिंग। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट आपका, जब दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए दिया गया हो। फर्स्ट में लिखिए भाई, जब दंडादेश कब तक के लिए दिया गया हो, न्यायालय के उठने तक के लिए। सेकंड लिखिए, सेकंड आपका देखना है कि जब संक्षिप्त विचारण किया गया हो और दंड 3 माह या उससे कम का हो। तो संक्षिप्त विचारण में अगर दंड आगे नहीं भी लिखेंगे तो दिमाग में तो आपके रहेगा कि 3 माह या उसे क्या दिया जा सकता है, कम ही। वो लिख लीजिए, बेयर एक्ट में है तो भाई वो मान लीजिए आ जाए। लेकिन जब दंड कितना संक्षिप्त विचारण किया गया हो और दंड कितना दिया गया हो, 3 महीना या 3 महीना से कम, ये जरूर रट कर जाइए। यूपीएपीओ 2 बार रिपीट किया है, बिहार में आ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए। खंड आपका देखिए, खंड 5 काफी महत्वपूर्ण है और आपका इसको और अच्छे से देखना है और कम से कम 2 केस देखना है, ज्यादा नहीं, लेकिन 2 केस रट्टा मार कर जाइएगा, मैं बता दूं। देखिए आपका, देखिए अब क्वेश्चन का मॉडल भी 4-5 यहाँ बनाना है। देखिए भाई आपका 5वां, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है, यानी कि डेथ सेंटेंस या फांसी की सजा दी जाती है, तो वह दंडादेश यह निर्देश देगा, यानी कि उस दंडादेश में यह डायरेक्शन दिया जाएगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी अभियुक्त को फांसी की सजा या मृत्यु दंड दिया जाता है तो निर्णय में ये लिखना पड़ेगा कि इसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी क्या न हो जाए, मृत्यु। हैंग टिल डेथ कहा जाता है, एक ही शब्द आपका, हैंग टिल डेथ, ये लिखा जाएगा निर्णय में। तो अगला क्वेश्चन का मॉडल देखिए। अब मॉडल देखिए तब लिखवाएंगे, 2-3 मॉडल देखिए। देखिए, जब ब्लैक वारंट जारी होता है, ब्लैक वारंट माने डेथ वारंट, मृत्यु दंड के निष्पादन के वारंट को क्या कहते हैं, काला वारंट, क्योंकि जीवन ले लेता है किसी का। तो आपका 354 का क्लाज 5 देखना है और द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42, दोनों एक साथ देखिए। धारा 354 का क्लाज 5 ये बताता है कि निर्णय में न्यायालय ये लिखेगा, अगर मृत्यु दंड देता है कि इसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए। और ब्लैक वारंट या डेथ वारंट का जो फॉर्म है, प्रारूप है, वह द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या किसमें दिया गया है, 42 में। और उसमें भी लिखा गया है, जेलर को आदेशित किया जाता है कि इस कैदी को इस समय इस दिन पर गर्दन में फांसी लगवाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु न हो जाए। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ लिखा गया है, तो आपका 2 जगह हो गया। कौन कौन जगह,
एक 354 और दूसरा कहाँ, ब्लैक वारंट में द्वितीय अनुसूची का फॉर्म नंबर कौन सा, 42। अगर दोनों आ जाए तो क्या मारेंगे, दोनों। लेकिन समस्या देखिए कब आएगी। उत्तराखंड ने एक समस्या इस पर बनाया, वह ये बनाया कि 354 का क्लाज 5 भी दे दिया और द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42 और दोनों में से कोई एक चुनना था। तो आप लोग बताइए, अगर सेक्शन और शेड्यूल में से एक चुनना हो तो सीपीसी में भी मैं नियम बताया था, कौन चुनेंगे आप, सेक्शन। यानी कि सेक्शन की बातें शेड्यूल पर प्रिवेल करेगी। प्रिवेल करेगी मतलब अभिभावी होगी, अभिभावी होगी माने भारी होगा, याद करिएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेक्शन में बातें हैं वे बातें कह सकते हैं, अनुसूची में बातें हैं, दोनों में से एक चुनना है। तो जब भी चुनना पड़े तो आप क्या चुनिएगा, सेक्शन। उत्तराखंड का ये साल पेपर है और 354 को उत्तराखंड ने क्या माना, सही। अब केस पर आ जाइए, 2 केस याद रखिएगा। ये जो गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाता है, ये तरीका पर क्वेश्चन आया था। तो ये तरीका सही है कि गलत, इस पर केस आया। मृत्युदंड के ढंग पर भारत में निष्पादन के, तो अभी लिखवाएंगे, केस है दीना उर्फ दीन दयाल बनाम भारत संघ। कौन सा केस, दीना उर्फ दीन दयाल बनाम भारत। अगला लास्ट क्वेश्चन इस पर कि मृत्युदंड किन मैटर में दिया जाना चाहिए, किस मामले में दिया जाना चाहिए। तो बच्चन सिंह या बेचन सिंह या बच्चन सिंह वर्सेज पंजाब राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि मृत्युदंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में अपूर्व से भी अपूर्वतम, अर्थात जहां क्रूर माने अपराध तो किया गया लेकिन क्रूरता की हदें क्या कर दी गई, पार। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आतंकवादियों ने बॉम्बे में हत्याएं की तो क्रूरता की हदें पार कर, माने निर्मम हत्या। आप निर्मम तरीके से अपराध करना, निर्मम नहीं घोर निर्मम। आपका एक उदाहरण बता दिया जाए, ज़्यादा तो समय नहीं तो 5-6 बताया जाता है, लेकिन एक पर्याप्त रहेगा भाई, 5 की जगह एक ही। निर्भया कांड में जब सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो निर्भया कांड के जो अभियुक्त थे उनके वकील एपी सिंह थे और एपी सिंह ने ये तर्क उठाया कि हजूर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं है, यानी कि क्रूर से क्रूरतम मामला नहीं है, अर्थात विरल से विरलतम मामला नहीं है, अतः मृत्युदंड न देकर आजीवन कारावास दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला नहीं है, तो बताइए कौन सा मामला अब होगा। भाई ये मामला आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, तो इससे क्रूरता क्या होगी। और मृत्युदंड बहाल रखा और अंत में कोरोना काल में आपने देखा कि 4 अपराधियों को फांसी पर एक ही साथ लटका दिया गया और आपका कोरोना काल था, इसलिए कह सकते हैं कि आपका माने लोग ध्यान नहीं दिए ज़्यादा, क्योंकि उस समय जश्न मनाना क्या था, मना, उसे आज भी मना है भाई ज़्यादा, वो अलग बात है, लेकिन ये आपका नियम है। लिखिए भाई इसको, याद रखिएगा। 2 केस कौन कौन, बच्चन सिंह और कौन, दीना उर्फ दीन दयाल। लिखिए इसको, थोड़ा लिखवाना पड़ेगा भाई। खंड 5 लिखिए जब निर्णय मृत्युदंड का हो, इसको लिखिए, जब निर्णय मृत्युदंड का हो तो उसमें यह लिखा जाएगा कि गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए, बेरेक्ट पर भी देख सकते हैं, गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए।
जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। केस लिखिए, दीना उर्फ दीन दयाल बनाम भारत संघ। केस लिखिए भाई, दीना उर्फ दीन दयाल वर्सेज भारत संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया। पूछा गया ये केस किससे संबंधित है, तो एक लाइन लिखना है, मृत्यु दंड के तरीके से, मेथड से, ढंग से। यही क्वेश्चन बनता है, मृत्यु दंड के तरीके, ढंग, मेथड। तो दूसरा क्वेश्चन ये इस पर बन सकता है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये जो गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाता है इस तरीके को वैध माना। तो यही केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, वैध, सही तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सबसे कम आपका सबसे कम कष्ट इसी में होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये वैज्ञानिकों ने, देखिए आपका डॉक्टरों ने रिपोर्ट मंगाया होगा, एक्सपर्ट ओपिनियन। ये एम्स से एक्सपर्ट ओपिनियन मांगी जाती है, ये ऐसे नहीं, सबकी बातें सुनने के बाद ये सब फैसले आते हैं। लेकिन फैसले में तो जिस्ट हम लिखवा रहे हैं, यानी कि जो मूल है। अगला लिखिए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ये भी खूब पूछा जाता है केस। कौन सा केस? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। लिखिए भाई, मृत्यु दंड विरल से विरलतम मामले में दिया जाना चाहिए। मृत्यु दंड, निर्णय लिखिए, मृत्यु दंड विरल से विरलतम मामले में ही दिया जाना चाहिए। विरल से विरलतम, इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। हिंदी में 3 शब्द मैं लिखवा रहा हूँ भाई, आपका विरल से विरलतम, इसके बाद दे देता है अपूर्व में भी अपूर्वतम। हिंदी चाहे तो अलग लिख सकते हैं 2-3, इंग्लिश में एक ही आएगा, अपूर्व में भी अपूर्वतम, अपूर्व में भी अपूर्वतम, या क्रूर से भी क्रूरतम, यानी कि जहां क्रूरता की सारी हदें, सीमाएं क्या कर दी गई हैं, पार। क्रूर से भी क्रूरतम, या हिंदी में विरल से विरलतम। आपका देखिए, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची, ये भी उत्तराखंड लगातार बना रहा है, हो सकता है बिहार भी बना दे, 5-6 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सीआरपीसी की द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42 यानी कि 42 में डेथ वारंट का प्रारूप दिया गया है। डेथ वारंट मतलब कि मृत्यु दंड का वारंट, इसको ब्लैक वारंट भी कहते हैं भाई, ना है तो इसको लिख लीजिए। डेथ वारंट का क्या दिया गया है, प्रारूप, माने मॉडल दिया गया। द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या किसमें, फॉर्म नंबर 42, रट कर जाना, इसको ब्लैक वारंट कहते हैं, काला वारंट। आपका ये 300 आपका 55 छोड़ दीजिए, अब 356 आइए, धारा लिखिए भाई, हो गया ये भाई। दोनों में चुनना हो तो भी लिखवा नहीं जा रहा है, दिमाग में बैठाइए, कौन चुनेंगे, 354। हाँ लिखिए आगे, 356 एक बार क्वेश्चन एमपी ने बनाया। लिखिए भाई, पूर्व सिद्ध दोष अपराधी को, हेडिंग डालिए, पूर्व सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। पूर्व सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की
सूचना देने का आदेश। बस एक लाइन याद रखना, पंचौरा अवधारा का समाप्त हो गया। और एक लाइन याद रखना, कितने दिन तक वह जहाँ रह रहा है अपना पता बताता रहे, तो अधिकतम कितना दिन तक, 5 साल। लिखिए अधिकतम 5 साल तक कहाँ रह रहा है पता बताते रहे, अधिकतम कितना दिन, 5 साल। और कुछ न पढ़िएगा, बस 5 5 5 पंचौरा वाला 5 याद रखिए। अब 5 5 कहाँ कहाँ है फिर एक बार बता दिया जाए। बताइए, विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम कितने व्यक्ति आईपीसी में, 5। बलवा में कम से कम कितने, 5। और डकैती में कम से कम कितने, 5। सामान्य उद्देश्य में कम से कम कितने, 5। लेकिन 2 वाले भी चलने हैं। षड्यंत्र में कम से कम कितने, 2। दंगा में कम से कम कितने, 2। सामान्य उद्देश्य में कम से कम 2। और लूट पर एक भी आदमी कर सकता है, ये नहीं कि आप लिख लीजिए, लूट एक भी कर सकता है। लेकिन दंगा उंगा में कम से कम कितने, तो 5 5 5, तो कितने साल के लिए दे पता कहाँ रह रहा है, 5 साल। एक लाइन बस याद रखिए। इसके बाद 357 अभी उत्तराखंड में बना था कि प्रतिकर देने का आदेश, अभी बना था उत्तराखंड में भाई इसी बार। 357 लिखिए भाई धारा, प्रतिकर देने का आदेश। देखिए अब तो नई नई धाराएं जुड़ गई हैं, वो भी देखना है, ध्यान से इसको देखिए भाई। आपका देखिए, जब न्यायालय किसी व्यक्ति को अभियुक्त को, पहले कंसेप्ट बनाइए 1 मिनट। जब न्यायालय किसी अभियुक्त को सजा देता है और अपराध ऐसा है जिसमें कि वह जुर्माना लगा सकता है, ऐसी दशा में अगर जुर्माना लगाता है तो वह जुर्माना कहाँ जाता है, राजकोष में, यानी कि सरकारी खजाने में। यानी कि जिसके प्रति अपराध किया गया उसको नहीं दिया जाता, बल्कि कहाँ जाता है, सरकार ले लेती है। जो अभियुक्त पर फाइन लगता है वो कौन लेती है, सरकार। अब ऐसी दशा में अब पीड़ित को या जिसके प्रति अपराध हुआ है उसको तो कुछ नहीं मिला और पूरा कौन ले ली, सरकार। तो धारा 357 ये बताती हैं कि यदि न्यायालय चाहे तो जुर्माने की पूरी रकम या जुर्माने का कुछ भाग कंपसेशन या प्रतिकर के रूप में पीड़ित को, यानी कि जिसके विरुद्ध अपराध किया गया था उसको दिए जाने का आदेश दे सकता है। यानी कि न्यायालय के विवेक पर है कि या तो जुर्माना पूरा पीड़ित को दे दे और कह दे कि सरकारी खजाने में नहीं जाएगा, किसको दिया जाएगा, जिसके प्रति अपराध हुआ है, या उसका कुछ भाग दे दे। ये किस धारा में प्रावधान है, 357 की धारा में। लेकिन बता दिया जाए भाई, अब कुछ ऐसे अपराध आ गए हैं आईपीसी में, जैसे एसिड अटैक, जहाँ के पूरा आपका जो खर्चा मेडिकल का होगा वह अभियुक्त से ही वसूला जाएगा। ये बाध्यकारी हो गया, वो बताया जाएगा, लेकिन सामान्य नियम, यानी कि 357 में बस ये देखना है। और यही शब्द चेंज करता है, विक्टिम कंपसेशन स्कीम दे दे, पीड़ित प्रतिकर स्कीम या पीड़ित प्रतिकर योजना दे दे, तो तुरंत एक सेक्शन, नया सेक्शन जोड़ा गया है 357A। बिहार जे में पूछा गया था, आ सकता है। तो बताइए, पीड़ितों को यही उत्तराखंड हल्का सा भरमा दिया था, सेक्शन भरमाया था। देखिए, पीड़ितों को प्रतिकर किस सेक्शन के तहत, अगर इतना शब्द आए तो कौन सी धारा, 357। लेकिन पीड़ित प्रतिकर योजना की धारा के तहत तो 357A मार कराना है। कौन सी धारा, फिर एक बार समझिए, लोग गलत करके आते हैं। पीड़ितों को प्रतिकर की धारा के तहत न्यायालय दिलवाता है 357, और विक्टिम कंपसेशन स्कीम
पीड़ित प्रतिकर योजना की धारा के तहत, तो आपका क्या जवाब रहेगा, तो धारा 357A। अब तो मेंस में पूछा जा रहा है भाई, पहले प्री में पूछा जाता था, यानी कि अब उत्तराखंड तमाम राज्य यूपी मेंस में शुरू कर दिए हैं। इसको मेंस में आया था कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम क्या है बताइए, ये मेंस में आ चुका है। तो आपका पीड़ित प्रतिकर स्कीम, इसको बेरक से ही पढ़िएगा। देखिए आगे भाई आपका कल पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बोलने में भी देखिए भाई कल का शेड्यूल बता दिया जाए। आपका 26 तक रेगुलर बैच बंद है, मैं बता दूं, और 8:30 बजे से आपका बिहार एपीओ का केवल चलेगा 12 साढ़े 12 जितना चले, माने जब तक सांस तब तक आस, यानी कि जब तक हिम्मत करेगी तब तक आदमी पढ़ाएगा। बीच में 1-2 बार ब्रेक दे दिया जाएगा ताकि, लेकिन पहला क्लास तो भाई कम से कम 1.5 घंटा खींचा ही जाएगा, इसके कम नहीं। तो 8:30 बजे कल आना है, और ताकि लोग ये करें कि भाई उधर 1 हफ्ता 8 दिन मिल जाएगा तो रिवीजन हम कर लेंगे। तो भाई 8:30 बजे से कल CRPC 357A